70% पेपर न्यूमेरिकल आता है, और अगर आप न्यूमेरिकल की तैयारी कर कर नहीं जा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जिस चीज की तैयारी की होगी वो हम अच्छे से कर पाएंगे। हालांकि न्यूमेरिकल आएंगे वही, जितने फॉर्मूला आपको बता दिए उन्हीं पे आएगा, या फिर डेट पे आ सकता है, डेट पे इंटरेस्ट कैसे दिया जाता है, फेस वैल्यू पे दिया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे नॉर्मली। लेकिन वो नॉर्मल क्वेश्चन जब पहली बार ही करने पड़ जाए तो वो थोड़ा टिपिकल लगने लगते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि नंबर कम रह जाए। तो न्यूमेरिकल की थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के लिए लास्ट के 5-6 दिन जो आपके बचे हैं उनमें न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लीजिए, थ्योरी के साथ साथ। थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी कर लीजिए। थ्योरी मुझे लगता है कि आप सबकी तैयार हो गई होगी, जिसकी नहीं हुई है वो कर लेगा, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है। 70% तो न्यूमेरिकल ही आना है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको आज भेज दूंगा और वो आपने सॉल्व करने हैं, उनकी क्वेरी आप नेक्स्ट क्लास में लेंगे। और मैं कोशिश करूंगा क्लास डेली ही हो, जब तक आपकी क्वेरी ना आ रही हो तब तक। अगर क्वेरी आएंगी तो डेली होगी। आया है प्राइमरी रोल ऑफ अ रिसर्च एनालिस्ट, बिना आंसर देके बताइए प्राइमरी रोल ऑफ अ रिसर्च एनालिस्ट क्या होता है आपके हिसाब से, दीपक जी। उनका होता है कि उनको रिकमेंडेशन देना होता है स्टॉक्स का, और जो वो होता है इंसाइट, इन्फॉर्म जो इंसाइट्स होता है उस पर अपना वो अपना बताना होता है। किस चीज यही पे सारी चीजों की स्टॉक्स कंपनी के जो फंडामेंटल्स होते हैं उसको देख के कंपनी इंसाइट्स के को कंपनी के फाइनेंशियल रिकमेंडेशन देना होता है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या होता पैसे में पीएल अकाउंट्स होता है, उसके बाद लेकिन हम बोल रहा हूँ कंफ्यूज हो जाता है रहे कि है? 4 पार्ट होते हाँ, वो 4 पार्ट हैं। बताना है। हाँ हाँ, पीएल अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है, नोट्स टू अकाउंट्स होता है, और एक और होता है मुंह पे है सर वो निकल नहीं रहा, एक और चीज होता है कैश 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 फ्लो, सॉरी कैश फ्लो होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड 4 आइटम्स: ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट। ट्रेडिंग पीएल एक ही होता है, ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड फंड एक ही होता है, और नोट्स टू अकाउंट। टोटल 4 चीजें होती हैं, आपको लर्न होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा मिला है। नेक्स्ट रोल नंबर जो भी दिया था हमने सेकंड, वो बताएंगे। फर्स्ट का आंसर प्राइमरी रोल ऑफ अ रिसर्च एनालिस्ट इज एनालाइज द कंपनीज लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान्स एंड मार्केट पोजीशन। और जो आपने बताया वो भी ठीक था, रिकमेंडेशन देना भी होता है, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी रोल पूछा था, और जो आपने बताया रिकमेंडेशन देना वो उसका अल्टीमेट वर्क है। तो ठीक है, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम है, वहां पर तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे, आप सही लगा देंगे, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं होता तो गलत हो जाता। सेकेंड क्वेश्चन, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा। देखो अब की बार, पहले क्या पूछा था, प्राइमरी रोल। तो प्राइमरी रोल होता है एनालाइज द कंपनीज लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान, कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान बताएगा और मार्केट पोजीशन बताएगा कंपनी की कैसी है। ये होता है उसका प्राइमरी रोल। अब है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इफ अ रिसर्च एनालिस्ट अनकवर्स इंफॉर्मेशन सजेस्टिंग पोटेंशियल फाइनेंशियल मिसकंडक्ट इन अ कंपनी, व्हाट इज द मोस्ट इथिकल कोर्स ऑफ एक्शन। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। एक रिसर्च एनालिस्ट है, उसने अनकवर इंफॉर्मेशन थी सजेस्टिंग पोटेंशियल फाइनेंशियल मिसकंडक्ट। अनकवर का मतलब छुपा ली, छुपा ली कि बता दी जी। इसका नंबर है इस बार, मेरा नंबर है सर। हाँ जी शुक्ला जी। तो अनकवर का मतलब बताइए क्या होगा, अनकवर्स। इफ अ रिसर्च एनालिस्ट अनकवर्स, अनकवर्स का मतलब छुपा ली कि बता दी। बता दी सर। अनकवर कर दिया, कवर तो वो पहले से थी, छुपी हुई थी, उसने यस कवर हटा दिया, मतलब इसका मतलब तो यस होता है। यस अगर एक रिसर्च एनालिस्ट ने अनकवर करी इंफॉर्मेशन सजेस्टिंग पोटेंशियल फाइनेंशियल मिसकंडक्ट, और जो ऐसा था कि उससे कोई फाइनेंशियल मिसकंडक्ट हो सकता था इन अ कंपनी, व्हाट इज द मोस्ट इथिकल कोर्स ऑफ एक्शन। तो उस रिसर्च एनालिस्ट के लिए मोस्ट इथिकल कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। ए, इग्नोर द इंफॉर्मेशन टू मेंटेन अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द कंपनी, उस इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर दे और कंपनी के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे बनाए रखे।
disseminate the information publicly without verification. Disseminate मतलब इंफॉर्मेशन पब्लिक में दे दे लेकिन वेरिफिकेशन ना करे उसका. Conduct further investigation and report findings. दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करे, जो उसे मिले वहां से फाइंडिंग्स मिले टू अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी बॉडीज इफ नेसेसरी, और जरूरत पड़ने पर उसे सरकार को भी बताए, रेगुलेटरी बॉडी को भी बताए. डी सेल पर्सनल होल्डिंग, अपनी जो पर्सनल होल्डिंग उन्हें बेच दे इन द कंपनी, और उसके बाद कंपनी की जो इंफॉर्मेशन पब्लिक में लाए जिससे अपना नुकसान बच जाए. तो बताइए सर इसमें आंसर सही कौन सा है? सर ए होगा क्या सर? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है सर. नहीं तो फिर कैसे पास होगे शुक्ला जी? हाँ सर, थोड़ा कंफ्यूजन है. थोड़ा नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है. फर्स्ट ऑप्शन तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता. उसमें लिखा है इग्नोर द इंफॉर्मेशन. अपनी को इग्नोर कर दो, किसी को मत बताओ. टू मेंटेन अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द कंपनी, कंपनी के साथ अपनी रिलेशनशिप अच्छी बनाए रखने के लिए. आप वहां पर अच्छी रिलेशनशिप बनाने थोड़ी जा रहे हैं कंपनी में. आप एनालिसिस करना है और जो सच है वो सबको बताना है. ऑप्शन इसमें सी है, कंडक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्ट फाइंडिंग्स. फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो, फाइंडिंग्स ढूंढो, गलतियां ढूंढो, और उसे अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी बॉडी को भी बताओ. अगर आपको कुछ कमियां नजर आई हैं, कोई फ्रॉड नजर आया है, तो उसे रेगुलेटरी बॉडी को भी. जी रत्नाकर जी, रत्नाकर जी आपकी कोई क्वेरी? नहीं सर, क्वेरी नहीं, वही आंसर के लिए ही किया था. एक एक करके बताना है, कोई नहीं. अगला आंसर आप बता दीजिए. शुक्ला जी पहले एक आंसर आप और बताएंगे, उसके बाद रत्नाकर जी एक और क्वेश्चन बताएंगे आप. ठीक सर. थर्ड आंसर हो गया इसका सी, मैंने आपको बता ही दिया. ड्यूरिंग अ प्राइवेट मीटिंग अ कंपनी एग्जीक्यूटिव शेयर्स नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन. एक प्राइवेट मीटिंग थी. प्राइवेट मीटिंग का मतलब कंपनी की मीटिंग नहीं थी, वो अपने दोस्तों के या किसी के साथ बैठा हुआ था. ड्यूरिंग अ प्राइवेट मीटिंग कंपनी का एग्जीक्यूटिव था, उसने नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन बता दी. किसको? रिसर्च लिस्ट को. क्या सही किया? गलत किया सर. गलत किया. किसने किया गलत? जिसने कंपनी ने. रिसर्च Yes. ने कुछ गलत नहीं किया. कंपनी का एग्जीक्यूटिव जो था. हाँ, एग्जीक्यूटिव ने गलत किया. तो अब क्वेश्चन क्या है? What should the analyst do to uphold ethical standard? अब इसे एनालिस्ट को क्या करना चाहिए आप बताओ. एनालिसिस को सर सर बोलो. सर उसको इग्नोर करना चाहिए उस चीज को. अच्छा, इग्नोर मतलब कैसे करेगा इग्नोर? चलो बस ये बता दो सही है कि गलत ये वाला. यूज द इंफॉर्मेशन टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सही है कि गलत? गलत है सर, गलत है. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपके हिसाब से नहीं लेनी चाहिए. ठीक है सर ये इंफॉर्मेशन जो थी वो गलत तरीके से ली गई ना, जो सर कंपनी के एग्जीक्यूटिव था. हिसाब से जो रिसर्च एनालिस्ट को इंफॉर्मेशन पता लग गई जो किसी को भी नहीं पता, उसे नहीं उठाना चाहिए. यस सर. ठीक है. सेकंड, शेयर द इंफॉर्मेशन विद द सिलेक्ट क्लाइंट्स. बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, उसके सिलेक्टेड अपने क्लाइंट, उनके पास वो इंफॉर्मेशन पहुंचा देनी चाहिए. ये भी गलत नहीं, नहीं सर, नहीं होना चाहिए. Refrain from acting on the information and the incident to the police department. उसे उस इंफॉर्मेशन को यूज तो करना ही नहीं चाहिए. ये वाली बात सेबी को बता देनी चाहिए कि इसने मुझे ये बात बता दी. जी सर, ये हो सकता है सर. यही सही है. इंफॉर्मेशन इन द नेक्स्ट रिसर्च रिपोर्ट. वो कह रहा है ये वाली इंफॉर्मेशन को अपनी रिसर्च रिपोर्ट में छाप दो. नहीं, गलत है सर. क्या करना चाहिए आपको? सेबी को रिपोर्ट कर देना चाहिए, सीएलबी को बता देना चाहिए. जी सर. क्वेश्चन, which quality is most essential for a research analyst to meet objectivity in their analysis? बोलो तीसरे नंबर, एनालिटिकल थिंग. एनालिटिकल क्या?
एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग। एनालिटिकल एंड एथिकल। रत्नाकर जी आपका आंसर क्या है? एनालिटिकल ही है। क्या आप बोल रहे थे? अच्छा, क्या आप क्वेश्चन समझ में आया आपको? हाँ। क्वेश्चन है विच क्वालिटी इज मोस्ट एसेंशियल। एक एनालिस्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्वालिटी कौन सी है टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी इन एनालिसिस? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब आपकी जिम्मेदारी कि आपने सब आप पे विश्वास कर सके। राइट। स्किल्स कौन सी है आपने? रिसर्च और एनालिसिस। बिल्कुल मैंने बताई थी, मुझे याद है, और आपने हाँ। रखा, बहुत बढ़िया बात है। चलो ऑप्शन देखते हैं। पहला स्ट्रॉन्ग पर्सुएसिव स्किल्स, सही है? नहीं। एबिलिटी टू मल्टीटास्क, नहीं। इमोशनल डिटैचमेंट, नहीं। पर्सनल इन्वेस्टमेंट द कंपनी इज एनालाइज्ड। नहीं सही नहीं। कौन सा है फिर? ऑप्शन तो 4 ही हैं। सर ए होना चाहिए मेरे हिसाब से। रत्नाकर जी आप बताइए। हाँ, ये चारों में से ही होगा क्योंकि एबिलिटी टू मल्टीटास्क ये तो मतलब रिसर्च एनालिस्ट का ये नहीं है, काम नहीं है। बाकी दो तो आउट ऑफ क्वेश्चन ही है। इमोशनल डिटैचमेंट का भी सवाल नहीं है। पर्सनल इन्वेस्टमेंट वो भी आउट ऑफ द स्कोप ही है। आंसर बताइए। आंसर ए है बट उसका मीनिंग समझ में नहीं जो है। आपने बोला था उसका मीनिंग वही है। ओके। स्ट्रॉन्ग पर्सुएसिव, पर्सुएसिव मतलब आप हर चीज को समझ जाएं, हाँ। कर लें, अपना सिक्स सेंस ही पता लगा ले, मतलब एनालिटिकल स्किल्स। रिसर्च और एनालिसिस करके ही पूरा एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, मतलब बताया कुछ जाए, समझ में कुछ और ही आ जाए, उसे ही राइट। एनालिटिकल स्किल्स। इसका आंसर है। पेपर इतना ही टिपिकल आएगा, जो आप सोच कर जाओगे वो आंसर में लिखा ही नहीं मिलेगा, और ओके। आंसर में कुछ नया ही लिखा मिलेगा। तैयारी करके जाइए उतनी। सर लेकिन जो आपका क्वेश्चन है, ये जो क्यूज वगैरह है, इसमें से और इसमें काफी डिफरेंस है सर। हाँ सर, ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। अब जरा आंसर देखिए, इसमें क्या लिखा है? इमोशनल डिटैचमेंट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। ये आंसर गलत है। Which quality is most essential for a researcher to maintain objectivity? Objectivity का मीनिंग चेक करो जरा। ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक। नंबर 3 देखिए। 4 नहीं ना, 4 Which is the most quality, most essential quality है ऑब्जेक्टिविटी के बिहाफ पे। ऑब्जेक्टिविटी के बिहाफ पे आंसर देना था। ओके। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि आप अपनी पर्सनल फीलिंग से डिटैच, वस्तुनिष्ठ होते हैं आप, मतलब आप प्रैक्टिकल आदमी हैं, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है। ये तो फैक्ट्स एंड फिगर्स देख के पूरा ये। हाँ, तो इसका सही आंसर यही है, इमोशनल डिटैचमेंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अगर आपका इमोशनल डिटैचमेंट होएगा तो फिर वो ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पर आ जाएगी। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी वर्ड नहीं होता तो अगर एक एनालिस्ट का पूछा जाए कि सबसे ज्यादा एसेंशियल आइटम क्या है आपका, तो आप कहोगे एनालिटिकल। अगर वो पूछ ले भैया ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से बताओ, तो फिर ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से होगा इमोशनल डिटैचमेंट। ऑब्जेक्टिविटी का मीनिंग है पर्सनल फीलिंग से आप बाइस्ड नेचर। ये मतलब वैसे ट्रिकी है, क्वेश्चन ट्रिकी है। सारे क्वेश्चन ट्रिकी आएंगे पेपर में। हम्म। पेपर में सारे ही क्वेश्चन आएंगे। तो ऑब्जेक्टिविटी का मैंने मीनिंग यहाँ पर लिख दिया, पर्सन। पेपर में पर्सनल वाइज लिखा हुआ नहीं आएगा, मैंने लिख दिया। आप इसे लर्न रखेंगे। चलिए नेक्स्ट किसका नंबर है? तो मेरा। चलिए बताइए। A research analyst is known for consistently providing accurate and unbiased reports. बहुत बढ़िया पता है। रिसर्च एनालिस्ट को जाना जाता है कि आप लगातार कंसिस्टेंटली प्रोवाइड करेंगे एक्यूरेट एंड अनबाइस्ड रिपोर्ट, सही और अनबाइस्ड रिपोर्ट देंगे। Which of the following best describe the reputation? अब आपने अपने मन में सिर्फ ये वाली रेपुटेशन को रखना है कि आपने अनबाइस्ड और एक्यूरेट रिपोर्ट देनी है। इस चीज को अपने मन में आंसर देखना है कौन सही है। ए, इट टू इंक्रीज प्रेशर टू मेंटेन परफॉर्मेंस, सही या गलत? नहीं सही है तो नहीं। सही है? नहीं हाँ? नॉट दिस।
ओके, आपका आंसर है ये सही नहीं है। और क्वेश्चन यही था कि आपको एक्यूरेट एंड अनबाइस्ड रिपोर्ट देनी होती है, इसकी वजह से आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। आप कह रहे नहीं बढ़ता है तो मेरा काम ही है। बी, इट एनालिस्ट क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस अमंग क्लाइंट, कह रहा है क्योंकि रिसर्च एनालिस्ट को ऐसा जाना जाता है तो उसका विश्वास बढ़ जाता है। सही है, ये तो सही है। तो आगे भी पढ़ लेते हैं क्या आपको सही लगने लगे। इट रिड्यूसेस द नीड फॉर ट्रू रिसर्च इन फ्यूचर एनालिसिस, नहीं सही, ये तो गलत है ना। वो कह रहा है इसकी वजह से तो आपको रिसर्च ही नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा ध्यान से। थ्रू रिसर्च मतलब पूरा अंदर तक घुस के रिसर्च जो करनी है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सी तो हो ही नहीं सकता इसका आंसर। डी देख लीजिए। चलिए, ओ कहां चला गया। It allows the analyst to influence market price directly. नहीं सर। तो सब समझ में आ रहा है। सी और डी तो है ही नहीं, और ए भी नहीं लग रहा, तो आंसर हो गया इसका एनालिस्ट क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस अमंग क्लाइंट, क्योंकि आपके ऊपर एक रूल बनाया गया है कि आपको एक्यूरेट और अनबाइस्ड रिपोर्ट ही देनी है। इसी की वजह से लोग आप पे ज्यादा विश्वास करते हैं। जब आपके पास NISM 15 की डिग्री आ जाएगी तो ऐसा अज्यूम कर ले जाता है कि आप नहीं कर रहे हैं, और अगर आप कोई भी फ्रॉडबाजी करोगे तो पकड़े गए तो सेबी आपको उसका इलाज कर देगी। तो इसीलिए सब आप पे ज्यादा विश्वास करते हैं। देखिए, थ्योरी क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन फिर भी कितने टिपिकल आ रहे हैं। पेपर भी कुछ ऐसा ही आएगा दिमाग खराब करने वाला। तो थोड़े से अपने कंसेप्ट को क्लियर करते चलिए, और ये मत मन में सोचिए कि हमारी तैयारी हो गई है। जितना पढ़ सके उतना ज्यादा पढ़ लें, और इतना ज्यादा भी मत पढ़ लेना कि फिर सब गायब हो जाए। ऐसा मत करना। और थोड़ा सा न्यूमेरिकल पे ध्यान दे दीजिए। न्यूमेरिकल ज्यादा आएंगे, 70% न्यूमेरिकल आने हैं। चलिए, एक क्वेश्चन नेक्स्ट किसका नंबर है? सर लेकिन जो आपके क्वेश्चन थे बहुत आसान क्वेश्चन थे। क्वेश्चन देखते ही सर आंसर आदमी दे देता है। इसमें तो बड़ा डिफिकल्ट है सर, बड़ा घुमा फिरा के समझ में नहीं आ रहा है, इसको कंफ्यूज कर रहा है ये। पहले आसान दिए थे, अब मुश्किल दे रहा हूँ क्योंकि अब पेपर देना है ना। स्टार्ट ही सर ऐसे ही करना चाहिए था, ये वाले से ही। तो फिर तो तुम भाग जाते सर, समझ में ही कुछ नहीं आ रहा। जी सर जी। हाँ, अब करो ये। पेपर में 2 4 5 दिन है, पढ़ लो अच्छे से। और पेपर में थ्योरी कम आती है, न्यूमेरिकल ज्यादा। अभी तो मैं थ्योरी पे हूँ, न्यूमेरिकल देख के तो हिल जाओगे, वो भी दूंगा अभी मैं। तो अगला क्वेश्चन है, अ रिसर्च एनालिस्ट रिसीव नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंपनी एग्जीक्यूटिव। तो हमने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया हमने। सेकंड क्वेश्चन है, विच क्वालिटी इज मोस्ट एसेंशियल फॉर रिसर्च। ये भी यार दोबारा आ गया क्वेश्चन। कोई बात नहीं। ये बताइए जी, हाउ शुड अ रिसर्च एनालिस्ट हैंडल अ सिचुएशन वेयर देयर पर्सनल इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट conflict with the interest of their clients। क्वेश्चन समझ में आया? चार्जर लगाना। किसकी बारी है इस बार? मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। चलो, तो आंसर बताइए। हाउ शुड एनालिस्ट हैंडल, क्या हुआ कि रिसर्च एनालिस्ट को ने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी कंपनी में, अब इन्वेस्टमेंट कर रखी थी पर्सनल, तो उसे कैसे हैंडल करना चाहिए उसे? गेन ओवर क्लाइंट्स इंटरेस्ट। नहीं सर, डिस्क्लोज द कॉन्फ्लिक्ट टू क्लाइंट एंड एब्सटेन फ्रॉम मेकिंग रिकमेंडेशन। अच्छा, आपका आंसर है डिस्क्लोज द कॉन्फ्लिक्ट टू द क्लाइंट। एक तो ये बता दे कि मैं इसमें खुद इन्वेस्टर हूं, एंड ऑब्स्टेन फ्रॉम मेकिंग रिकमेंडेशन, और इस वजह से मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे पाऊंगा। ये आपका आंसर है। थर्ड ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं एक बार, इग्नोर द कॉन्फ्लिक्ट, अपनी कॉन्फ्लिक्ट को भूल जाए और रिकमेंडेशन दे दे, तो बिल्कुल ही गलत है। और ए भी बिल्कुल गलत है, प्रायोरिटाइज पर्सनल गेन, कह रहा अपने गेन का ज्यादा ध्यान रखे, क्लाइंट का कम। ये तो बिल्कुल ही गलत। ए और सी तो बिल्कुल गलत है। बी आंसर सही है, और डी ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। सीक गाइडेंस फ्रॉम पीयर्स विदाउट डिस्क्लोजिंग टू क्लाइंट, वो कह रहा है सीक गाइडेंस फ्रॉम पीयर्स। पीयर्स मतलब अपने दोस्त को फोन करे, दूसरे रिसर्च एनालिस्ट को, और अपने क्लाइंट को ये वाली बात ना बताए कि भैया मैं इसमें पहले से इन्वेस्टर हूं, और गाइडेंस के लिए कहे कि मेरे दोस्त के पास चले जाओ, या फिर अपने आप गाइडेंस। ये तो बिल्कुल ही गलत। तो आंसर हो गया इसका बी, बिल्कुल ठीक। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ इसी क्वेश्चन? पूछिए। सर आई एग्री विद यू, मेरा भी पहला यही आया था कि आंसर इसका ऑप्शन बी होगा।
बट ऑप्शन बी का जो सेकंड पार्ट है abstain from recommendation वो नहीं होना चाहिए. Why should I abstain? अगर मैं disclose कर रहा हूँ then I can recommend, जैसे आपने बताया था once तो disclose. मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके कहने पर किसी और बंदे ने खरीदा है तो आप कहोगे कि मेरे क्लाइंट्स की इसमें पोजीशन हो सकती है, ठीक है. अगर आपने खरीदा है या आपके रिश्तेदारों ने खरीदा है तो आप कहेंगे इसमें मेरे रिश्तेदारों की या मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन भी हो सकती है, और वहां पर आप जो है जर्नल राय दे सकते हो. जैसे आप टीवी पे बुलाए सीएनबीसी आवाज पे, और आपके पास भी 100-150 कंपनी को शेयर हो सकते हैं, और मार्केट से एक क्वेश्चन आया, सर बताओ रिलायंस का शेयर खरीदू कि नहीं खरीदू, तो आप कहोगे भैया मेरे पास भी हो सकता है, मेरे रिश्तेदारों के पास भी हो सकता है, मेरे क्लाइंट्स के पास भी हो सकता है, और आप रिकमेंडेशन दे सकते हो. वो रिकमेंडेशन नहीं है, वो एडवाइस है. जब आप पूरी रिसर्च रिपोर्ट इशू करते हो, और ये रूल है कि रिपोर्ट पब्लिश करने से 10 दिन पहले और 20 दिन बाद तक, आपने पढ़ा था इस तरह का कोई रूल, वो लिमिट्स याद कर लेना क्या है. रिपोर्ट पब्लिश करने से 10 दिन पहले या पता नहीं 20 दिन पहले का है, और 10-20 दिन बाद का भी है. आप उस शेयर में एक शेयर भी नहीं खरीद सकते वरना पब्लिश कर पाओगे. तो रिकमेंडेशन का मतलब यहाँ पर रिपोर्ट है, और वो जिस चीज को आप रिकमेंडेशन समझते हो वो एडवाइस है, वो नहीं है. एडवाइस का मतलब होता है आप मानो या ना मानो आपकी मर्जी. रिकमेंडेशन का मतलब होता है सर मैं रिपोर्ट बनाकर पब्लिश कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये रिकमेंड है, खरीद लो इसे, बाकी आप नो फिर आपकी मर्जी. लेकिन इस बार मैं रिपोर्ट बनाकर बोल रहा हूँ कि भैया खरीदो, और मैंने ऊपर से देख के बोल दिया, एडवाइस कर दिया. तो एडवाइस और रिकमेंडेशन में डिफरेंस है. आप एडवाइस कर सकते हो डिस्क्लोजर के साथ, कर सकते हैं. रिकमेंड का मतलब होता है आपने रिपोर्ट बनाई तो लीगल हो गया वे, तो उसमें तो आपके पास वो शेयर होना ही नहीं चाहिए. तो इसका आंसर हो गया बी. आगे बढ़ते हैं. फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट वन किसका है? व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ रिसर्च एनालिस्ट इन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? जब आप एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है आपका इन्वेस्टमेंट का कि हम ये इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, तो व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट? किसका नंबर है अगला? मैं दूंगा. बताइए सर, जिसका नंबर है वो बताएं. नंबर कैसे पता चलेगा सर? मैंने शुरू में बताए थे सर, मैं देर से आया. अच्छा, चलिए फिर आप भी बताइए. अच्छा सर, रोल बताइए रिसर्च एनालिस्ट का जब वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हो. हाँ सर, तो ऑप्शंस दीजिए सर, तो वैसे भी नहीं पता चलेगा. बताइए. टू एग्जीक्यूट ट्रेड ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट. नहीं सर. टू प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइस बेस्ड ऑन द थ्रू रिसर्च एनालिसिस. यस सर. आपके हिसाब से ठीक है. बाकी आंसर भी पढ़ लेते हैं. कभी कभी ऐसा लगता है कि आंसर ठीक है लेकिन अगला ऑप्शन उससे भी बढ़िया हो जाता है, तो फिर वो हो जाता है. गारंटी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. नो. गारंटी तो आपको कभी देनी ही नहीं है. टू मैनेज क्लाइंट्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डायरेक्टली. नो. ये पीएमएस का काम होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना वो पीएमएस का होता है, पोर्टफोलियो मैनेजर्स का. आपका नहीं, आप तो रिसर्च एनालिस्ट है. ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी. बिल्कुल ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ. बताइए, कौन बताएगा? व्हेन इंटरेक्टिंग विद कंपनीज मैनेजमेंट. आप कंपनी के मैनेजमेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे. इंटरेक्टिंग मतलब पूछ रहे थे. व्हाट प्रिंसिपल शुड अ रिसर्च एनालिस्ट अपहोल्ड टू मेंटेन इंटीग्रिटी? इंटीग्रिटी होती है ईमानदारी. तो अपनी इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए, है ना, आपको कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करना होता है? कौन देगा आंसर? मोहन जी दीजिए, बताइए कौन सा प्रिंसिपल. So basically, use of information which is publicly disclosed and basis of my research, वो सब disclose करना पड़ेगा. On what basis I am? वेरी गुड. हमें सिर्फ वही इंफॉर्मेशन के बारे में पूछना है जो पब्लिकली डिस्क्लोज हो गई है पहले से. हम उनके बारे में ही पूछ सकते हैं. हम सिर्फ वही चीजें पूछ सकते हैं, वो चीजें नहीं पूछ सकते जो पब्लिकली डिस्क्लोज हो ही नहीं सकती. जैसे आपको अब कोई बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, ये वाली बात पूछ ही नहीं सकते. जो मिलने वाला है वो कैसे बता दें? हाँ, कोई बड़ा ऑर्डर मिला है क्या, ये पूछ सकते हैं. पिछले 3 महीने में कोई बड़ा ऑर्डर मिला है तो वो पूछ सकते हो. वो भी वो वाले 3 महीने ही पूछना जिसका प्रॉफिट डिस्क्लोज हो चुका है, जिसका ऑर्डर मिलने के बाद डिस्क्लोज हो चुका है, वो वाले पूछ सकते हो. अगला क्या मिलने वाला है वो नहीं पूछ सकते. अब आंसर पढ़ रहा हूं, आप बताएंगे कौन सा सही है. ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड विदाउट वेरिफिकेशन. ये गलत है. गलत है. कह रहे हैं
कि मैनेजमेंट आपको जो भी बताए उस पर विश्वास कर लेना, जो भी इंफॉर्मेशन बताए विदाउट वेरिफिकेशन के विश्वास मत करना। शेयर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विद देयर अदर क्लाइंट्स। सही है कि गलत? गलत है। गलत है तो एकदम तेजी से बताओ। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियली मतलब होता है किसी को कुछ नहीं बताना। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। एक तो जो कंपनी की बात आपको पता चली है वो किसी को बतानी नहीं है, और अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए तो ऐसा करना नहीं है, मतलब किसी से दोस्ती यारी नहीं करनी और ना ही उस कंपनी के शेयर खरीदने हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब दोस्ती यारी भी होती है। अगर आपका कोई रिलेटिव उस कंपनी के मैनेजमेंट में है, आपका कोई रिलेटिव वहां डायरेक्टर है, आपके रिलेटिव ने अगर शेयर खरीद रखे हैं तो वो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाता है। तो सही है, फंडामेंटली Yes. सही। जी सही है। हाँ जी, फंडामेंटली तो सही। यूज द इंफॉर्मेशन टू इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइसेस। नहीं सही है, गलत। करोगे तो सीधा रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा। आंसर होगा इसका सी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कौन देगा? फर्स्ट लेसन पूरा, सेकंड लेसन पूछ रहा हूँ। बड़ी जल्दी हो गया सर। फर्स्ट लेसन छोटा ही है ना, 8-10 क्वेश्चन ही लिखे थे मैंने। भाई एक दिन में कितना तैयार करूंगा। एन इन्वेस्टर परचेजेस कंपनीज इक्विटी शेयर। एक इन्वेस्टर ने खरीदा, आपने नहीं खरीदे। एक इन्वेस्टर ने परचेजेस कंपनीज इक्विटी शेयर देयर बाय एक्वायरिंग, तो उसे क्या मिला? क्या बन गया वो उस कंपनी का? बोनस। ओनर, शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर क्या होते हैं? ऑनर। अब आंसर पढ़ते हैं तो सही बताना कौन सा है। अ डेट ऑब्लिगेशन फ्रॉम द कंपनी, सब कोई भी बोल सकता है। नहीं सर। ऑनरशिप इंटरेस्ट इन द कंपनी, यस। यही आंसर है। अ फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट, नो। अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, उसने इक्विटी शेयर खरीदा है। इक्विटी शेयर का फ्यूचर नहीं खरीदा। डेरिवेटिव तो तब होता है जब फ्यूचर खरीदा होता। चलिए अगला क्वेश्चन। प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट इज टू, सिक्योरिटी मार्केट का प्राइमरी फंक्शन क्या है बताओ, जिसको पता। आईपीओ, हाँ, बोलिए। आईपीओ लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, सही प्राइस को डिस्कवर करना, बहुत ही बढ़िया। और लिक्विडिटी, आईपीओ, प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी, देखो दो मेन जो है वो है लिक्विडिटी, फिर प्राइस डिस्कवरी। अब यहाँ पर मार्केट के फंक्शन नहीं पूछे जो आप बता रहे हो, ये सब है मार्केट के फंक्शन। लिक्विडिटी प्रोवाइड कराना, प्राइस डिस्कवरी कराना, है ना, ये सब है मार्केट के फंक्शन। अब यहाँ पर पूछा है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट कौन सी होती है? जिसमें आईपीओ आता है। आईपीओ आने के बाद वो शेयर कहाँ जाता है? सेकेंडरी मार्केट में। एनएससी में सर, एनएससी में। हाँ, एनएससी में ही दो मार्केट होते हैं। एक तो आईपीओ इशू करा आपने, जब आप आईपीओ इशू करते हो तो वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी होती है, पैसा कंपनी के पास जाता है, उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। फिर वही शेयर जब आप लोग खरीद लेते हो उसे आपस में बेचते रहते हो एक दूसरे को, कंपनी से कोई मतलब नहीं है, फिर उसे बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, जिसे आप एनएससी बोल रहे हो। तो ये जो हम रोजाना ट्रेडिंग करते हैं हम आपस में कर रहे होते हैं। आपने खरीदा, मैंने बेच दिया, मैंने बेचा, किसी और ने खरीद लिया, कंपनी के पास ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है, तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। और जब पहली बार कंपनी के पास पैसा जाता है या किसी प्रमोटर के पास पैसा जाता है तो शेयर आपके पास आ जाता है, उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, आईपीओ। ठीक, तो अब क्वेश्चन में आईपीओ पूछा है, ओ सॉरी प्राइमरी मार्केट पूछी है, तो आपने प्राइमरी मार्केट के हिसाब से आंसर देना है। पहला, प्राइमरी मार्केट भी तो लिक्विडिटी दे रही है। प्राइमरी मार्केट भी तो लिक्विडिटी दे रही है। अगर प्रमोटर को अपना शेयर बेचना था तो उसने प्राइमरी मार्केट भी तो बेचा, तो आंसर ये उसके लिए भी ठीक है। चलिए और बताइए क्या क्या होता है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, प्राइमरी फंक्शन पूछा सिक्योरिटी मार्केट, प्राइमरी मार्केट का नहीं, मैंने गलत पढ़ लिया। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट इज टू, वही जो आप बता रहे थे, क्या लिक्विडिटी बताओगे और प्राइस डिस्कवरी बताओगे। तो प्रोवाइड लोन्स टू इन्वेस्टर है क्या? नो सर। सिक्योरिटी मार्केट कौन नहीं देती? सिक्योरिटी मार्केट से शेयर खरीद बेच करवाती है। फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू एंटाइटल्स नीडेड कैपिटल, कह रहा है कि जो सेवर है ना, जिनके पास पैसा है, उनका फंड ट्रांसफर करवाती है जिनको कैपिटल की जरूरत है। क्या सही है? सही है, थोड़ा बहुत सही है। तो जिसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और वो अपना शेयर बेच देता है, और जिसके पास फंड है वो खरीद लेता है। तो जिसके पास फंड है, फंड उसके पास से निकल के जिसके कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसके पास पहुंच जाता है। इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी, कि जिसके पास फंड है उसके पास से पैसा उठा के
जिसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट उसके पास पहुंचा देती है, तो बहुत हद तक ये ठीक है। सी पढ़ते हैं, सी का एंश्योर फिक्स रिटर्न टू ऑल इन्वेस्टर्स, सही है कि गलत? गलत सर। गलत। फिक्स रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, सब्जेक्ट टू मार्केट। एलिमिनेट ऑल इन्वेस्टमेंट रिस्क, कह रहा एलिमिनेट कर देती है इन्वेस्टमेंट रिस्क को। ये भी गलत, ये भी गलत। तो पूरा रिस्क होता है, पैसा डूब भी सकता है। उसका सही आंसर है बी, और इसी को हिंदी में बोलते हैं लिक्विडिटी। तो जब पेपर में आएगा तो उसमें लिक्विडिटी लिखा नहीं आएगा, लेकिन लिक्विडिटी को क्या बोलते हैं वो लिखा आ जाएगा। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट इज टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू एंटाइटीज नीडेड कैपिटल, इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी। जिनके पास पैसा फालतू है वो शेयर खरीद लेंगे, जिनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो अपना शेयर बेच के कैपिटल निकाल लेंगे। यही काम होता है सिक्योरिटी मार्केट का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं ना आज। यस सर। हाँ सर। अब पता चला कि कितनी नॉलेज है आपको और कितनी तैयारी है, इसलिए कह रहा हूं और पढ़ो। सर ऐसे क्वेश्चंस दो ना हमें, वो इसमें पढ़ के ध्यान आना पड़ा। वो जो आपने पहले दिए वो तो पढ़ते हमारे को आंसर निकला था। वो मैंने इस तरह से जानबूझ के आपको पढ़ा दिया था कि आपको प्रॉब्लम ना आए, और अब मैं जानबूझ के ऐसे टिपिकल क्वेश्चन लाया हूं कि आपको छोड़ो मुझे भी आएगी, ऐसे टिपिकल है। Following instrument represent a hybrid security. हाइब्रिड सिक्योरिटी पढ़ाई थी ना? जी सर, जी क्या होती है बताओ? ये तो इक्विटी का कॉम्बिनेशन, इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन। हाँ वेरी गुड। वैसे तो वो डेट है, लेकिन 5 साल बाद वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐसे डेट को हम हाइब्रिड सिक्योरिटी बोलते हैं। वो है तो डेट, लेकिन कुछ टाइम बाद इक्विटी की तरह काम करेगा, या फिर है तो मैं डेट लेकिन मेरे पास वोटिंग राइट भी है। अरे वोटिंग राइट तो इक्विटी के पास होता है, लेकिन वो ऐसा डेट है जिसके पास वोटिंग राइट है, तो उसे बोलते हैं हाइब्रिड सिक्योरिटी। लेकिन उसके जो उसके चाल ढाल है ना, वो है तो वो लड़का लेकिन चाल ढाल लड़के वाली है, तो उसे बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड है तो डेट, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, कन्वर्टेबल डिवेंचर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, बहुत सारे होते हैं। रिडीमेबल शेयर्स, कि है तो वो शेयर लेकिन रिडीम हो जाएंगे। रिडीमेबल शेयर्स, रिडीमेबल डेट, ये सब। चलिए बताइएगा आंसर क्या है। Which of the following story represent a hybrid security? Equity share, नहीं सर। convertible debenture, यस। treasury bill, नो preference नो share। सर। यस नो सर। कहाँ से प्रेफरेंस नहीं अगर लिखा होता रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या लिखा होता कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर तो होता। इसका आंसर है कन्वर्टेबल डिवेंचर। जिसके आगे कन्वर्टेबल आ जाएगा वही आंसर है, क्योंकि कन्वर्ट हो सके तभी तो हाइब्रिड बनेगा। तो आंसर आ गया इसका कन्वर्टेबल डिवेंचर। चलिए अगला वो देखते हैं। डेरिवेटिव्स डिराइव्स देयर वैल्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेरिवेटिव्स डिराइव्स देयर वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया कि बिना ऑप्शंस देखे आपने आंसर दिया। इसे बोलते हैं तैयारी। इसका सही आंसर है अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट, लेकिन पता तो सबको होता है, लेकिन वो वर्ड ध्यान रखना, रट्टा मांगा कि भैया अंडरलाइंग एसेट है इसका मतलब। अब अंडरलाइंग एसेट बहुतों को तो पता ही नहीं है, ध्यान से पढ़कर नहीं गए। और जब मैंने डेरिवेटिव की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो यही बताया था, डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट which have their value depending on a asset is called underlying asset। एक एसेट से रिलेटेड ही होती है उसकी वैल्यू, और अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो डेरिवेटिव की वैल्यू कम या ज्यादा होगी, उसी को बोलते हैं डेरिवेटिव। तो इन फ्यूचर 30 दिन बाद 40 दिन बाद उसकी वैल्यू डिसाइड उसी से होगी, अंडरलाइंग एसेट से। अगर आप रिलायंस का फ्यूचर खरीद रहे हो तो उसकी वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करती है? रिलायंस के शेयर पे। तो रिलायंस के फ्यूचर के लिए अंडरलाइंग एसेट क्या होगी? रिलायंस का शेयर। तो इसका आंसर है अंडरलाइंग एसेट। वेरी गुड। अब देखते हैं ऑप्शन में है क्या वो। तो पहला आंसर है गवर्नमेंट पॉलिसी, गलत, क्योंकि अंडरलाइंग एसेट से करता है वो। सेकंड है द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव इटसेल्फ, गलत। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव इटसेल्फ नहीं, यहाँ पर उसकी अपनी वैल्यू तो होती नहीं, वो तो खुद की वैल्यू उसकी कैश वाले से रिलेटेड होती है। एंड अंडरलाइंग एसेट, बेंचमार्क का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर हम निफ्टी के फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो उसका बेंचमार्क क्या होगा? निफ्टी। अगर हम निफ्टी फ्यूचर की बात करेंगे तो उसका बेंचमार्क क्या होगा? बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर बेंचमार्क का मतलब वो है। तो अंडरलाइंग एसेट और बेंचमार्क ही इसका सही आंसर है। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट पे आ गए। बताइए प्राइमरी मार्केट में क्या होता है?
आईपीओ वेरी गुड, ये बहुत मजा आ रहा है इस बात से मुझे कि बिना OFS आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड। OFS भी करते मार्केट में सिर्फ एक ही काम होता है, आईपीओ, बस। प्राइमरी मार्केट में क्या काम होता है सर? आईपीओ आते हैं, मतलब किसी को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो अपने शेयर इशू करेगा और जिसके पास पैसा फालतू है वो शेयर को खरीद लेगा। लिक्विडिटी दिलाता है वो फर्स्ट टाइम शेयर्स को सेल करने के लिए। प्राइमरी मार्केट में क्या आता है? आईपीओ। चलो आंसर पढ़ते हैं। सिक्योरिटी सिक्योरिटी को ट्रेड करते हैं क्या? नहीं सर नहीं सर प्राइमरी मार्केट में तो पुरानी पहली बार जो सिक्योरिटी पब्लिक को देनी है उसमें ट्रेड होता है। न्यू सिक्योरिटी आर इशूड बाय कंपनीज टू रेज कैपिटल। यही आंसर है सर ये यस वेरी गुड। ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर ट्रेडेड, गलत। नहीं ट्रेडेड विदाउट रेगुलेटरी ओवरसाइट, गलत। इसका सही आंसर क्या है? नहीं वेरी गुड, ये इसका आंसर आ गया। the secondary market provides न्यू सिक्योरिटी आर इशूड बाय कंपनीज टू रेज कैपिटल, ये इसका आंसर आ गया। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है बताओ? A platform for provide liquidity securities to trade among परचेस एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। वेरी गुड वेरी गुड। एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने जो शेयर पहले से इशू हो रखे हैं उन्हें आपस में बेच सकें। और एक ये जो सेकेंडरी मार्केट है क्या क्या देती है हमें? एक तो लिक्विडिटी देती है, liquidity डिस्कवरी करती है, और right discovery और एडिशनल कैपिटल भी रेज करते हैं सर फ्रेश Right. कैपिटल तो नहीं यूज होती। नहीं एडिशनल कैपिटल एडिशनल कैपिटल, राइट शेयर इशू करके Yes, yes. रेज कर सकते हैं। वेरी गुड। तीन चीजें हो गई, एडिशनल कैपिटल रेज करते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, और डीलिस्ट भी करते हैं डीलिस्ट भी करते हैं सर डीलिस्ट का भी आपको पता तो है बात की बात है। ने आपको क्या दिया? सेकेंडरी मार्केट ने आपको लिक्विडिटी, बोल- प्राइस डिस्कवरी दी और एडिशनल कैपिटल रेज कर, तीन चीजें दी। चलिए आंसर देखते हैं। अब प्लेटफॉर्म फॉर इशू न्यू सिक्योरिटी सही है, नहीं सर क्योंकि इसमें एक वर्ड आ गया न्यू सिक्योरिटी। न्यू के लिए नहीं है प्लेटफॉर्म। मैकेनिज्म फॉर प्राइस डिस्कवरी एंड लिक्विडिटी फॉर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, बिल्कुल आंसर। प्राइस डिस्कवरी भी आ गया और लिक्विडिटी भी आ गया, और यही दो है। एडिशनल कैपिटल का एक अलग पॉइंट आप याद कर सकते हैं, वो भी ठीक है। गारंटीड रिटर्न तो बिल्कुल नहीं देते हैं, और नहीं तो गवर्नमेंट बॉन्ड ये नहीं है। तो नहीं सर आपको पता है क्या है। चलो बहुत ही बढ़िया। वेरियस मार्केट Which participant act as an intermediary between buyer and seller in the security market? Security market में intermediary का काम कौन करता है? ब्रोकर तो होता है ब्रोकर ब्रोकर को क्या बोलते हैं? ब्रोकर ही है इसका आंसर, मतलब यही एंजल, जीरोधा ये सब करते स्टॉक ब्रोकर इंटरमीडिएट रिस्क हैं। इसको नहीं, इसको sir. बोलते क्या है? इंटरमीडिएरी का नाम क्या है? चैन में सर बाई सेल होता है। हाँ, एनएससी बीएससी एनएससी बीएससी को क्या बोलते हैं ये? और ये इंटरमीडिएरी का काम कर रहे हैं कोई? stock exchange. डिपॉजिटरी है इसका आंसर, या रजिस्ट्रार, या स्टॉक ब्रोकर, या कस्टोडियन? डिपॉजिटरी नहीं है, रजिस्ट्रार नहीं है, स्टॉक ब्रोकर है। स्टॉक ब्रोकर ही है। स्टॉक ब्रोकर सी स्टॉक ब्रोकर, देखो सबका गलत हो जाएगा, सही से बताओ। स्टॉक ब्रोकर 100%। स्टॉक ब्रोकर है। और कोई आंसर किसी का? सबका स्टॉक ब्रोकर है। सी एस सर चलिए बढ़िया। हाँ सर बराबर हाँ, देखने के बाद बोले आप हाँ सर। पहले बोलना होता है। द रोल ऑफ डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी का रोल बताओ क्या होता है फिर? सर स्टॉक उसमें रखा जाता है, सर स्टॉक वगैरह उसी में डिपॉजिटरी में। ट्रांजैक्शंस बिटवीन क्लाइंट्स। देखो डिपॉजिटरी का रोल बता देते हैं आपको। एक तो आपके पास कितने शेयर है उसका हिसाब करना। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना होता है। इलेक्ट्रिक फॉर्म में रखना होता है। दूसरा, जब भी वो कंपनी डिविडेंड वगैरह देगी तो वो आपके अकाउंट तक पहुंचाना। जब भी वो कंपनी की कोई मीटिंग होगी तो उसकी न्यूज आप तक पहुंचाना, मेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू। ठीक है, ये सब काम किसका होता है? डिपॉजिटरी का। और कल को जब आप उस शेयर को बेच दोगे तो फिर उसे निकालना और दूसरी पार्टी को उसकी डिलीवरी देना, ये काम होता है डिपॉजिटरी का। रजिस्ट्रार का काम क्या होता है बताओ?
The bookkeeping of the account, number of shareholders. Correct. रजिस्ट्रार का काम होता है, एक होता है हमारा स्टॉक रजिस्टर, है ना, उसमें हमारे शेयर होल्डर्स के नाम लिखे रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिकली वो पूरा रजिस्टर बना के रखता है रजिस्ट्रार कि किस किस के पास कौन सी डेट में कितने शेयर थे। और ये डिपॉजिटरी का ही एक अंग होता है, उससे जुड़ा हुआ ही होता है, साथ साथ ही करते हैं काम मिलकर। तो रजिस्टर का काम होता है आपके शेयर होल्डर के नाम को रजिस्टर में लिखना कि कौन से दिन कौन सा बंदा शेयर होल्डर था और कब उसने बेच दिया। तो ये कब पता चलेगा? डिपॉजिटरी से पता चलेगा। उसने वाले शेयर बेच दिए तो उसका नाम उस दिन के लिए हटा देगा और जो नया बंदा आएगा उसका डाल देगा। तो ये सब काम कौन करता है? रजिस्ट्रार। स्टॉक ब्रोकर का काम होता है आपको एक प्लेटफॉर्म जो दिया है स्टॉक एक्सचेंज ने, उस स्टॉक ब्रोकर का काम होता है बस आपको एक प्लेटफॉर्म देना कि आप ट्रेड कर सके। तो स्टॉक ब्रोकर का काम अब लगभग खत्म ही हो गया, उसकी जगह पर ब्रोकरेज फर्म आ गई है। पहले स्टॉक ब्रोकर भी हुआ करते थे जो आपको सारी सर्विसेज दिया करता था, आपकी स्टेटमेंट निकाल के देता था, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो सॉल्व करता था। लेकिन अब स्टॉक ब्रोकर खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि अब ब्रोकरेजेस ने अपना ऑनलाइन करने लगे सारा काम और अब ब्रोकरेजेस डायरेक्ट आ गई। और कस्टोडियन का काम क्या होता है? सेफ कीपिंग कस्टडी जो आपके शेयर्स एनएसडीएल है ना, जो एनएसडीएल उसे कस्टोडियन बोलते हैं। सीडीएसएल और एनएसडीएल जो अपने रखते हैं, कस्टोडियन के नाम पे शेयर होते हैं, आपके नाम पे नहीं होते। वो बेनिफिशियरी ऑनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। कस्टोडियन कौन होता है? आपका बेनिफिशियरी ऑनर होता है। अगर आपने रिलायंस के शेयर खरीदे तो रिलायंस के शेयर जो है आपका नाम नहीं लिखा होगा वहां पे, वहां पर लिखा होगा शेयर किसके पास है? एनएसडीएल के पास। और एनएसडीएल ने अपने पास एक रजिस्टर बना रखा है, उसमें लिखा होगा शेयर किसके हैं? आपके। तो ये सेबी ने ये राइट दे रखा है कि जो एनएसडीएल के रजिस्टर में शेयर होल्डर होगा वही रिलायंस कंपनी का शेयर होल्डर मान लिया जाएगा। लेकिन एक्चुअल में शेयर एनएसडीएल के पास है, सीडीएसएल के पास, यही लिखा है रिलायंस के पास। तो फिर कस्टोडियन बताता है ये शेयर का इसका बेनिफिशियरी ऑनर है कौन, फिर उसमें आपका नाम आता है। तो कस्टोडियन का काम है बेनिफिशियरी ऑनर का रिकॉर्ड रखना, ऑनर कौन है। तो एक तरह से रजिस्ट्रार और कस्टोडियन का काम बिल्कुल सेम है क्योंकि जो ऑनर होगा वही शेयर होल्डर होगा। तो लगभग तो रोल ऑफ डिपॉजिटरी बताओ। तो मैंने बहुत सारे बता दिया, आंसर बताना कौन सा है। डिपॉजिट फर्स्ट नहीं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। हाँ सर। यस सर, यस। वेरी गुड, यही है। प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइस, गलत, ये तो रिसर्च एनालिस्ट का है। नहीं रेगुलेट मार्केट एक्टिविटी, ये सेबी का है। नहीं। सेबी का काम क्या होता है? रेगुलेट द मार्केट एक्टिविटी। हाँ, सेबी का काम है मार्केट एक्टिविटी का ध्यान रखना और अगर कोई कुछ गलत कर रहा हो तो उसे पकड़ लेना। तो आपको सही आया बिल्कुल आपने जो दिया। काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन, स्पॉट ट्रांजैक्शन क्या होता है बताओ? स्पॉट ट्रांजैक्शन, स्पॉट ट्रांजैक्शन स्पॉट रेट पे खरीदी इमीडिएटली परचेज होता है, सेल होता है, कैश में। जो आपने कैश में खरीदते हो ना जो रोजाना, उसे हाँ कैश बोलते हैं। और अगर आप फ्यूचर में खरीदोगे तो उसे बोलेंगे फ्यूचर का ट्रांजैक्शन, डेरिवेटिव। तो स्पॉट ट्रांजैक्शन समझ में आ गया ना? हाँ सर। तो आंसर बताओ। सेटलमेंट अकर्स इमीडिएटली टिपिकली विद इन 2 वर्किंग डेज, ठीक है? नहीं सर। सही तो है कैश के केस में। अब तो T+1 भी आ गया। अब आ गया ना, अभी तो बुक तो पुरानी है 2 डेज। हाँ फिर ठीक है। सेटलमेंट बिल्कुल इमीडिएटली हो जाता है, पैसे आपके अकाउंट से उसी टाइम कट जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा विद इन 2 डेज आपका जो है आपके अकाउंट में वो आ जाता है शेयर। तो विद इन 2 डेज बोला है, मैक्सिमम 2 डेज नहीं बोला। एक दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है। तो यही सेटलमेंट इज डेफर्ड टू फ्यूचर डेट। गलत है। ओनली डेरिवेटिव्स आर ट्रेडेड, गलत है। स्पॉट ट्रांजैक्शन होता है। और डी भी पढ़ लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस, ये भी गलत है। आंसर हो गया इसका ए। वेरी गुड। तो ए समझ में आ गया ना? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बताओ क्या होता है? फ्यूचर ऑप्शन। वेरी गुड। हाँ, फ्यूचर या ऑप्शन को हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो कैटेगरी क्या होती है, कैटेगराइज क्या होता है इसमें जो ट्रांजैक्शन होता है वो किसी फ्यूचर डेट पे सेटल होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसमें ट्रांजैक्शन तो आज हुआ लेकिन उसका सेटलमेंट एक फ्यूचर प्री स्पेसिफिक डेट पे होएगा, ठीक है, उसे बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए इसके आंसर पढ़ते हैं।
स्टैंडर्डाइज टर्म्स एंड ट्रेडिंग ऑन एक्सचेंज, स्टैंडर्डाइज टर्म होती है इसकी, सही है कि गलत? सही है सर। बिल्कुल सही है सर। इसकी एक स्टैंडर्डाइज टर्म होती है कि इस तारीख को सेटल होएगा, इतने शेयर्स का लॉट है, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अगर 500 शेयर का लॉट है तो 500 ही खरीदने पड़ेंगे, अगर 30 तारीख को सेटल होना तो 30 तारीख को होएगा। स्टैंडर्डाइज मतलब लॉट साइज। लॉट साइज भी अपना फ्री का पहले से ही स्पेसिफिक होता है ना, और डेट भी पहले से होती है। तो स्टैंडर्डाइज का मतलब कि जो सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज ने रूल बनाए हैं वो वाले सबके लिए एक जैसे स्टैंडर्डाइज टर्म्स। तो बिल्कुल सही है आंसर, ए तो सही है, पढ़ते हैं। कस्टमाइज टर्म, कस्टमाइज मतलब अपने हिसाब से। अरे भैया घर की दुकानदारी है क्या, घर की खेती है, नहीं होती है तो ये गलत है। इमीडिएट सेटलमेंट, ये भी गलत है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर की डेट होती है, उस पर सेटलमेंट होता है। डी गवर्नमेंट बैकिंग, गवर्नमेंट इस पे कोई बैकिंग देती है क्या, एड वगैरह देती है क्या, सब्सिडी? तो इसका आंसर हो गया ए। हाँ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कस्टमाइज्ड टर्म्स एंड ओवर द काउंटर ट्रेडिंग, गलत है, ए इसका आंसर। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कस्टमाइज्ड टर्म एंड ओवर द काउंटर ट्रेडिंग, चेक कर लें क्या? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट चेक कर लेते हैं। A forward contract is a customized agreement between two parties to buy or sell an asset at a predetermined price and a specific future date. It is a derivative contract, meaning the value is derived from the underlying asset. Unlike a standardized, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस, ये तो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हो गया। फिर देखो, जो हमने आपको बताया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, अब जब ये शेयर मार्केट नहीं थी ना, तो उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, उसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते थे, और वो कस्टमाइज नहीं हुआ करता, उसे आप अपने हिसाब से बना लिया करते थे। तो जो पुराने जमाने के कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे उन्हें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और जो अब हो रहे हैं उन्हें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोला गया है। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बस एक ही डिफरेंस है, वो कस्टमाइज हुआ करते थे और ये स्टैंडर्डाइज होते हैं, बाकी दोनों सेम होते हैं। ठीक है, सर कस्टमाइज कैसे होते थे? अपनी मर्जी से बना लेते थे, हम आपस में मिलते थे। अरे भैया, अच्छा, मैं ना यार 500 किलो गेहूं खरीदना चाहता हूँ, दे देगा क्या? आप कहते थे मेरे पे तो 1000 है, अरे भाई मैं 500 लूंगा उसमें से, तो फिर आप 500 का कॉन्ट्रैक्ट करते थे मेरे से, भैया मैं 1 महीने बाद पैसे दूंगा और ले लूंगा। तो पहले हुआ करते थे, पुराने टाइम के कॉन्ट्रैक्ट को बोलते थे, जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते थे उसे बोलते थे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो थोड़ा सा क्योंकि अब बनने बंद हो गए थे, तो फॉरवर्ड और फ्यूचर को एक जैसा ही मान लिया जाता है, लेकिन थ्योरेटिकल बेस में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमाइज हुआ करता है। इसका आंसर फिर यही सही है, कस्टमाइज टर्म्स एंड ओवर द काउंटर ट्रेडिंग। सही है सर, आजकल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होता है क्या? फॉरवर्ड बंद हो गए हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अब होता है तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इसीलिए मैंने आपको बोला था फॉरवर्ड और फ्यूचर एक ही जैसे होते हैं, लेकिन इनके बीच में एक सबसे छोटा डिफरेंस बस यही है कि फॉरवर्ड क्या होता था, क्वांटिटी अपनी मर्जी से डिसाइड कर लेते थे आप, और टाइम भी कस्टमाइज होता था वो। हाँ, कस्टमाइज अपने हिसाब से बनाते थे आप। और जब से ये स्टॉक एक्सचेंज आ गए तो इन्होंने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया और उसका नाम रख दिया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ओके तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, बहुत मस्त। और ये मैंने पता नहीं बस एक बहुत बड़ा कोर्स है उसके उठाए हुए हैं, और ये पेपर में आ सकते हैं। टिपिकल ये मैंने ऑनलाइन ही उठाए हैं। रिलेटेड एक क्वेश्चन है, डीमेटेरियलाइज किसे बोलते हैं बताओ? सर फिजिकल शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। अच्छा, कौन बता रहा है, जरा बताना जरा आंसर। नीलेश जी बता रहे थे क्या? हाँ सर, दोबारा बताइए आंसर, हम फिर से सुनेंगे। डीमेटेरियलाइज फॉर्म बताइए। इसका सर फिजिकल शेयर्स को ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। अच्छा, गलत है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, उल्टा हो गया। मुझे बताएंगे सचिन जी कि ये नीलेश जी ने सही बताया कि गलत? सर सही बताया, डीमेटेरियलाइजेशन, सो कन्वर्टिंग फिजिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अच्छा, आपका कहना भी ये है डीमेटेरियलाइजेशन का मतलब फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमेटेरियलाइज। वेरी गुड। चलो त्रिपाठी, ये दोनों ने सही बताया क्या? जी सर, सही बताया, और डीमेटेरियलाइजेशन का सूत्र उल्टा है। मेरे मुंह से डीमेटेरियलाइजेशन निकल गया ना, इसलिए सबको कंफर्म हो गया कि ये सही है। देखो, याद रखने का तरीका क्या है, डीमेटेरियलाइजेशन और डीमैट दोनों में डी आ गया, तो मतलब किसी शेयर को डीमैट करना, फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना डीमैट, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल फॉर्म में करना रीमेटेरियलाइजेशन। मटेरियल बना दो उसे, मटेरियल मतलब मिट्टी, मिट्टी मतलब फिजिकल।
ठीक है, ऐसे याद करना है और गलती नहीं करनी है। डीमटेरियलाइज मतलब डीमेट फॉर्म में करना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना। वेरी गुड, सबके आंसर ठीक थे, बिल्कुल ठीक थे। आगे बढ़ेंगे। तो इसका आंसर तो फिर दिखाने की जरूरत ही नहीं है, तो सबको पता ही चल गया। इसका आंसर हो गया कन्वर्टिंग फिजिकल सिक्योरिटी इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, डीमटेरियलाइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा, रीमटेरियलाइजेशन को इसे बोलते हैं, ये इसका उल्टा है, इसको समझाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये भी आपको आता है, वेरी गुड। ये लेसन भी खत्म हो गया। चलिए अगला एक लेसन और कर लेते हैं, टर्मिनोलॉजी इक्विटी मार्केट। थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल लाया है, थोड़े से न्यूमेरिकल भी करना जरूरी है। देखो फर्स्ट और सेकंड लेसन में न्यूमेरिकल बन ही नहीं सकते, तो इसलिए बना ही नहीं, थर्ड में बना दिया। आ जाओ, आंसर बताना है। अ कंपनी इशू शेयर्स एट ₹10 फेस वैल्यू, रखे थे जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए, एंड डिक्लेयर्स द डिविडेंड 30%। इफ इट्स 20 इट शेयर्स 2 for 1, शेयर को कर दिया स्प्लिट और 10 वाला शेयर ले लिया और उसके बदले 2 शेयर दे दिए 5-5 वाले। व्हाट विल बी द डिविडेंड पर शेयर? ध्यान से समझ लीजिए, कंपनी और 30% डिविडेंड दिया। अब अगर शेयर को 5 में डिवाइड कर दिया तो पर शेयर डिविडेंड क्या होगा? आंसर बताएंगे इसका सचिन जी। सर टाइम दीजिए, टाइम लो, आप ये लो। नहीं सर, क्वेश्चन कुछ ओके। और 2 is split है 2:1, 2 for 1। सर ऑप्शन बता दीजिए, मेरे हिसाब से 60 रुपये डिविडेंड पर शेयर। 3 के लिए 3 शेयर दे दिए, 3 शेयर दे दिए तो 5 रुपीज। 3 नहीं दिए, 2 दिए। 2 दिए, हाँ 2 दिए, 3 हो गए। अरे भैया 2 ही तो हुए, 10 वाला वापस बोनस नहीं लिया है। स्प्लिट करें, स्प्लिट मतलब पहला वाला 5 लेंगे, उसके बदले 5 वाले 2 देंगे। भैया क्या होगा, 3 शेयर दोगे तुम तो? नहीं सर 3 नहीं होता। डिविडेंड पर शेयर 5 रुपीज, 3 It is 0.66% है सर। परसेंट में 60%। पहली बात तो क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा ही नहीं है। डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर को कितना मिलेगा? 60 रुपए। 60 रुपए? नहीं 5 रुपए के शेयर पे 60 रुपए? 3 रुपीज दिया था, वो एक शेयर के लिए 1.5 मिलता है। 1.5 आएगा। अच्छा तो 1.5 किसका आंसर है? 1.5। यस मेरा भी सर, मेरा भी 1.5 आएगा। अच्छा 1.5। 3 किसका आंसर है? 3, मेरा तो 3 है। 0.3 सर मेरा। क्या है? 3 0.3 तो गलत है। 1.5 रुपए होगा सीधे। तो किसी का आंसर ये भी है कि 3 रुपए का शेयर है, 30% डिविडेंड दिया, 3 रुपए आ गया। मैं तो सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। डिविडेंड दिया, डिविडेंड हमें मिलता है फेस वैल्यू पे, और इसमें लिखा है व्हाट विल बी का मतलब कि अब 20 रुपए का शेयर हो गया, उस वाले पे डिविडेंड बताओ। विल का मतलब बाद वाला बताना है, फ्यूचर वाला। तो अब शेयर 10 रुपए का नहीं रहा, अब रहा 5 रुपए का। तो 5 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, तो 5 रुपए पे ही मिलेगा। 5 का 30% की 1.5 रुपया। तो इसका आंसर हो गया 1.5। ये 0.3 कैसे आया था प्रतीक जी, ये बता दीजिए बस। सर गलती मेरी कैलकुलेशन। 10 रुपए अगर 30% करेंगे तो 3 रुपए आएगा, लेकिन हमें आंसर 10 रुपए वाले पे नहीं बताना है। अब तो शेयर 5 रुपए का रह गया, तो अगर 5 रुपए का शेयर रह गया फेस वैल्यू और उसमें 30% मिलेगा तो 1.5 रुपया मिलेगा। देखिए छोटी सी गलतियां करोगे ना, तो जैसा आने वाला है मैंने उसका बिल्कुल जो सबसे ज्यादा इजीएस्ट क्वेश्चन होंगे ना, तो अगर इजीएस्ट पे गलती करोगे तो हार्डेस्ट आने वाले हैं। मतलब फिर आप लोग दोबारा पेपर दे, तो पढ़ लीजिए, थोड़े दिन काम वाम छोड़ दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान लगा लीजिए। चाहे वो 2 दिन हो, चाहे 3 दिन, या रात को कम सो जाओ, लेकिन पढ़ाई कर लीजिए, तभी मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which factor does not directly affect the company's market capitalization? सबसे पहले बताओ मार्केट कैपिटलाइजेशन होती क्या है? कौन बताएगा?
नंबर जो Minus मार्केट total of- शेयर का जो मार्केट प्राइस होता है number of shares शेयर आउटस्टैंडिंग शेयर market चलिए price टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, out शेयर कैपिटल कंपनी, एक मिनट रत्नाकर जी आप बताइए। कंपनी का शेयर कैपिटल। कंपनी के पास 10 लाख शेयर थे, 10 रुपए का एक, तो 1 करोड़ हो गई मार्केट कैपिटलाइजेशन। हाँ, उसको बट वो प्रमोटर्स का छोड़ के। रत्नाकर जी आपके आंसर गलत है। चलिए रमेश जी आप बताइए। सर मार्केट शेयर प्राइस जो है दैट मल्टीप्लाइड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो है दैट विल बी मार्केट। अगर कंपनी के 1 लाख शेयर हैं और 10 रुपए का एक शेयर है, लेकिन उसकी मार्केट में प्राइस चल रही है 20 रुपए, तो जो शेयर है उसे 10 रुपए से मल्टीप्लाई नहीं करना। 10 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो फेस वैल्यू निकलेगी। जो 20 मार्केट प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगी आंसर 20 लाख। जो 20 लाख है इसे बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसमें प्रमोटर के भी इंक्लूडेड होते हैं, सबके इंक्लूडेड होते हैं इसके अंदर। पूरी की पूरी कंपनी को अगर 100% शेयर खरीद रहे हैं तो कितने के मिलेंगे, उसे बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। यस सर पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो रत्नाकर जी थोड़ा सा अपना कंसेप्ट ठीक कीजिए, गलत Right. कंसेप्ट से फेल हो जाएंगे, तो ध्यान से पढ़ना है। अब हम ठीक है। इसको देखेंगे। Which factor does not directly affect a company's market capitalization? देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन इफेक्ट दो चीजों से होगी। दो चीजें, तो एक तो नंबर ऑफ शेयर, इनटू मार्केट प्राइस। या तो नंबर ऑफ शेयर बदलेंगे तो चेंज होगी, या मार्केट प्राइस बदलेगा तो चेंज होगी। दो ही चीजें हो सकती हैं, तो वो दो चीजें ही चेक करते हैं। आंसर देखिए क्या है। पहला है शेयर का प्राइस चेंज हो जाएगा, ठीक है सर Yes, sir, change. नंबर ऑफ शेयर से भी चेंज हो जाएगा, ये दोनों से तो चेंज हो जाएगा। किससे चेंज नहीं होगा? विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन? कौन सा अफेक्ट नहीं करेगा? तो शुरू के दो तो करेंगे, शेयर प्राइस करेंगे। और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर भी करेगा। तीसरा क्या है देखते हैं। बराबर। फेस वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, या पड़ता है? नहीं सर इससे कोई फर्क यही आंसर है ना। बराबर। तो अभी तक तो आंसर सी लग रहा है, डी पढ़ते हैं। नन ऑफ द अबव, तो आंसर हो गया सी। कोई प्रॉब्लम? No, नहीं। नहीं sir, correct sir. नेक्स्ट, अगर फर्म की नेटवर्थ 5000 करोड़ की है और उसके 100 करोड़ शेयर है आउटस्टैंडिंग, तो बुक वैल्यू पर शेयर बताओ। इसका आंसर में कोई बताएगा? आस्था जी बताइए। 50 रुपये। आस्था जी, It's the formula. And एक मिनट, आस्था जी क्लास में नहीं है क्या? आस्था जी नहीं है क्लास में। नेहा जी बताइए। नेहा जी आप क्लास में हैं? हाँ सर, एक मिनट देखिए। फर्म की नेटवर्थ है 5000 करोड़ और शेयर है 100 करोड़, तो उसकी बुक वैल्यू पर शेयर बताइए। सब कुछ क्वेश्चन में निकाल दीजिए। सर बुक वैल्यू तो 5000 करोड़ इंटू 100 करोड़ इंटू, नहीं, और कोई नहीं बोलेगा? क्या होती है बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला? बुक वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती है सर। बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू सेम होती है, तो बुक वैल्यू का पता नहीं कब कर पेपर कैसे देंगी? 5 दिन बाद पेपर है। नहीं सर, मेरा भी टाइम है। है हमको आप पता है सर, बुक वैल्यू और एक मिनट, इंट्रिंसिक वैल्यू सेम होती है। बुक वैल्यू नेट नहीं बुक वैल्यू और फेस वैल्यू नहीं सर। फेस वैल्यू अलग होती है। फेस वैल्यू 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए फेस वैल्यू, लेकिन बुक वैल्यू तो ऊपर नीचे हो सकती है। बुक वैल्यू का मतलब होता है सारी एसेट्स माइनस सारी लायबिलिटी, ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटी इक्वल टू नेटवर्थ यानी बुक वैल्यू। उसका फॉर्मूला होता था एक तो ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटी, नेटवर्थ। लेकिन अब बुक वैल्यू पर शेयर निकालना है, तो बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला चलो आप रहने दो। अब इस बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला बताएंगे मुक्तिनाथ शर्मा जी। शर्मा जी आ जाइए पिक्चर में, जी बताइए बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला। सर कंफ्यूज हूँ सर।
कंफ्यूज होंगे तो फिर तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गुरचरण जी जी सर। गुरचरण जी बताइए। Sir, divided by number of shares करेंगे। बुक वैल्यू इक्वल टू टोटल जो नेटवर्थ निकली है वो पूरी कंपनी की है, उसे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो एक शेयर की निकल जाएगी। तो फॉर्मूला हो गया बुक वैल्यू पर शेयर इक्वल टू टोटल बुक वैल्यू या टोटल नेटवर्थ डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। इतना इजी। तो इसमें सिर्फ डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं हाजी नहीं करना है, इसमें डिवाइड करना है। लेकिन आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, वरना 5 नंबर और 7 नंबर भी आ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? 50 हो जाएगा। डिवाइड करके आएगा। और एक चीज ये भी ध्यान रख लेना, कभी कभी 5000 करोड़, 5000 के आगे तो करोड़ लिख देते हैं, 100 के आगे अगर करोड़ नहीं लिखा तो पहले से करोड़ में लिखने के बाद 100 से डिवाइड करके आंसर निकालना, कहीं जीरो लगाना ही भूल जाओ करोड़ की। तो इसका आंसर आ गया 50। सॉल्व भी करके दिखा दिया। बुक वैल्यू पर शेयर रिप्रेजेंट अभी बताया क्या होता है। बुक वैल्यू पर शेयर ये रहा, नेटवर्थ डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, और लिक्विडेशन बेस्ड वैल्यू भी बोलते हैं इसे। चलिए 5th देखते हैं। सर एक बार फिर समझाइए ना सर ये। बता देते हैं। एक कंपनी की टोटल वैल्यू थी 5000 रुपए, टोटल वैल्यू पूरी कंपनी को अगर बेचें तो 5000 करोड़ बिक जाएगी। और उस कंपनी में 100 करोड़ शेयर है, तो एक शेयर को कितना मिलेगा, डिवाइड कर दो, 50 रुपए मिलेंगे एक शेयर को। आया समझ में? जी जी सर। ये तो फॉर्मूला है ना, बुक वैल्यू पर शेयर इक्वल टू नेट वर्थ डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ भी आ गया, और इसी से हमने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। चलिए ये तो मैंने बहुत इजी इजी क्वेश्चन बना रखे हैं, पेपर में इतने इजी नहीं आएंगे। सर ये बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू अलग अलग है सर। हाँ, मार्केट वैल्यू अलग होती है, बुक वैल्यू अलग होती है। मार्केट वैल्यू तो वो जो शेयर ट्रेड हो रहा है जिस रेट पे, और बुक वैल्यू वो जो हम कंपनी की नेटवर्थ कैलकुलेट करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि कंपनी की सारी एसेट में लायबिलिटी लेस कर दो तो नेट वैल्यू नेटवर्थ निकलेगी, और नेटवर्थ को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, बुक वैल्यू या नेटवर्थ पर शेयर। आया सब? जी सर। जी देखो बुक वैल्यू पे कितने सारे क्वेश्चन बनाए हैं मैंने। अ कंपनीज बुक वैल्यू में अंडरस्टैंड इट्स ट्रू वैल्यू इफ इट हैज सिग्निफिकेंट अनरिकॉर्डेड इंटेंजिबल एसेट। वो कह रहा है कंपनी की बुक वैल्यू में अंडरस्टेट मतलब कम हो दिखाई जा सकती हैं इट्स ट्रू वैल्यू, अपने ट्रू वैल्यू से, इफ कब, अगर इट हैज सिग्निफिकेंट अनरिकॉर्डेड इंटेंजिबल एसेट, अगर उसके पास इंटेंजिबल एसेट है अनरिकॉर्डेड। सही आंसर? Yes, sir. यही आंसर है। सही है। अगर आपने उसकी एसेट ही रिकॉर्ड नहीं करी होगी, इंटेंजिबल एसेट क्या होती है, जैसे गुडविल जिसे हम छू ना सके, तो फिर तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जब आपने एसेट्स ही कम कर रखी है, एसेट कम करोगे तो वैल्यू भी कम हो जाएगी। बी, इट हैज स्टॉक स्प्लिट करने से कुछ नहीं होता। शेयर प्राइस वेरी हाई हो तो उससे हमें बुक वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटलाइजेशन में फर्क पड़ता है। फेस वैल्यूज लो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ अगर एसेट्स या लायबिलिटी कम ज्यादा करोगे तो उससे बुक वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। मुक्तिनाथ शर्मा जी समझ में आया ये वाला? जी सर। क्या बताया मैंने, बताओ? बताइए क्या बताया? शर्मा जी क्या बताया, बताइए। ये सर थोड़ा समझा नहीं पा रहे सर। शर्मा जी घबराने की क्या बात है, सब घर वाले ही हैं हम, डरते नहीं है। चलिए हमने बताया था क्या, एक बार फिर से बताता हूं फिर आप बताएंगे मैंने क्या समझाया। मैंने बताया था कंपनी की बुक वैल्यू सिर्फ तभी इफेक्ट होगी जब एसेट्स या लायबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है, बुक वैल्यू का फॉर्मूला या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट या लायबिलिटी पे फर्क पड़ेगा तो ही बुक वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, बाकी किसी के साथ कुछ भी होता है हमें क्या। अरे भाई बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो एसेट्स या लायबिलिटी को ऊपर नीचे करोगे तो बुक वैल्यू बदलेगी, बाकी फेस वैल्यू मार्केट प्राइस जो मर्जी होता है उनके साथ
ये समझाया था मैंने। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन था, अगर इसके अंदर इंटेंजिबल एसेट आपने रिकॉर्ड नहीं करी तो एसेट्स कम हो गई, उसकी वजह से बुक वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो इसका आंसर ये हो गया। लेकिन बी, सी और डी नहीं होंगे, क्योंकि इसके बारे में क्या बात हो रही है, स्टॉक स्प्लिट हो गया, शेयर प्राइस हाई हो गई या फेस वैल्यू, इन तीनों चीजों से हमारी बुक वैल्यू पे कोई फर्क नहीं है। सर शर्मा जी, अब समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा। अगर हमारे को आपसे पूछा जाए कि आपके बच्चों में कौन बड़ा है, और आपने बताया जी मेरा एक बेटा 10 साल का है, एक बेटी 12 साल की है, तो 2 साल का डिफरेंस है। और फिर मैं आपसे कहूं कि अगर आपकी शादी 2 साल पहले हो जाती तो इनकी एज पे क्या फर्क पड़ता? अरे आपकी शादी होने, चलो शादी वाली बात तो अलग हो गई, आपके भाई की शादी 2 साल पहले हो जाती तो आपके बच्चों की एज पे क्या फर्क पड़ता? आप कहते कुछ भी नहीं पड़ता ना। ऐसे ही जब हम बुक वैल्यू की बात करेंगे, और बुक वैल्यू का फॉर्मूला है ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटी, तो सिर्फ एसेट और लायबिलिटी से ही फर्क पड़ेगा उस पे, बाकी चीजों से बुक वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि बाकी चीजों उसके फॉर्मूले में आती ही नहीं है। अगर मैं कहूं कि आपने पूरे साल में कितना कमाया, आपने कहा 50 लाख, खर्च कितना किया सर जी 30 लाख, कितना बचा है 20 लाख। अच्छा, अगर मैंने 10 लाख और कमा लिए होते तो बताओ आपकी बचत पे क्या फर्क पड़ता? कुछ पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। जी सर। ऐसे ही जब हमारा नेट एसेट का फॉर्मूला इंट्रिंसिक वैल्यू बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, तो एसेट्स, अगर एसेट्स ऊपर नीचे होगी तो बुक वैल्यू ऊपर नीचे हो जाएगी, लायबिलिटी ऊपर नीचे होगी तो भी चेंज हो जाएगी। इन दो चीजों के अलावा कुछ भी होता रहे, आपकी नेट एसेट पे, आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? यस शर्मा जी, मैं सबको बोल रहा हूँ, सिर्फ शर्मा जी को नहीं बोल रहा हूँ, मुक्तिनाथ जी को ही नहीं बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ। पेपर का, और ये बहुत छोटी बातें हैं जो मैं समझा रहा हूँ, अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हैं तो पेपर करने में प्रॉब्लम आएगी। ये रिसर्च एनालिस्ट है, कोई फ्री की डिग्री नहीं है, ऐसे ही नहीं मिल जाएगी। टिपिकल पेपर आता है, पास होना मुश्किल ही होता है इसके अंदर, लेकिन अगर जितना मैंने बताया उतना आपके समझ में आ गया है। देखो, ये आज का पेपर होने के बाद मेरे समझ में आया कि अगर मैंने आपसे कह दिया ना समझ आ गया, और आप भी कहते हो हाँ जी आ गया, लेकिन आपके समझ में आता नहीं है, जैसा मैंने अभी शर्मा जी के साथ देखा। मैंने इनसे पूछा आ गया समझ में, शर्मा जी कहते हैं हाँ, मैंने कहा समझाओ, तो नहीं समझ में आया, मैंने दोबारा समझ में आया, उसके बाद भी समझाने के लिए कहा तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, धीरे धीरे समझ में आने लगेगी, लेकिन अगर पूछेंगे ही नहीं तो समझ में ही नहीं आएगी। तो पूछना बहुत जरूरी है, सबके लिए बोल रहा हूं और मैं ये, क्योंकि मैं नहीं चाहता पेपर देने के बाद आप फेल हो और उसके बाद मुझे पता चले अरे तो समझ में ही नहीं आया था। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझिए पूरा। और पढ़ाऊंगा आपको, अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लिया करें, और शर्माना बिल्कुल नहीं है। जो आज शर्माएगा फिर वो पूरे टाइम शर्माता ही रहेगा, क्योंकि वो फेल हो जाएगा। और जो आज नहीं शर्माएगा वो अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेगा, वो पास हो जाएगा। तो पास होना जरूरी है, शर्माना नहीं। तो जिसको समझ में ना आए अपनी चीज पूछिए, और बैच के बाद भी पूछ सकते हैं, बैच में ही पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, और फिर ये पूरी की पूरी शीट में आपको शेयर कर दूंगा। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ करा दिया उसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन है वो आप घर से करेंगे, और कल को मैं फिर एक नई शीट बनाकर लाऊंगा, रोज एक शीट दे दूंगा आपको ऐसे ही, जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। और इतना करने के बाद तो पास हो ही जाना पड़ेगा आपको, तैयारी अच्छे से सर हेलो सर। जी 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 बोलिए। सर इतना बार मैंने बुक वैल्यू और पेज वैल्यू और वो पढ़ा है बहुत बार, फिर भी सर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो जाता है। एक बार अच्छे से, आज तो लेट हो गया, कल एक बार बताना, मेरे इधर उधर के तो आज ही बताएंगे, लेट नहीं हुआ, लेट नहीं, लेट कुछ एक बार और, एक बार अच्छे से, बहुत बार पढ़ा है सर, आपसे पढ़ाने के बाद वैल्यू पेज वैल्यू में खुद कॉमर्स स्टूडेंट है, फिर भी गड़बड़ हो गया। ये बैलेंस शीट है। देखो यहाँ पर बहुत सारी एसेट्स लिखी हुई हैं, लैंड है, कैश है, और आपने सबको जोड़ दिया। एसेट्स में बिल्डिंग आ गई 10 रुपए की, लैंड आ गई 5 रुपए की, मोटर व्हीकल आ गया 8 रुपए का, और कैश आ गया 3 रुपए का। दो का कर लो, 15-25 लाख रुपए का आ गया। लाइबिलिटी में देखो क्रेडिटर है, लोन है, और ये कैपिटल है। 5 रुपए का लोन था, 10 रुपए का क्रेडिटर था, और बचे हुए 10 रुपए की कैपिटल थी। इसमें कितने थे?
इसमें थे 10,000 शेयर या 1 लाख कर लो, 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच, ये 1 लाख लिखा हुआ है, ठीक है। 1 लाख, 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10-10 रुपए का एक शेयर था और 1 लाख शेयर। अगर मैं कहूं कि इनकी बुक वैल्यू क्या है, इसमें थोड़ी सी चीज और बढ़ा लो, क्रेडिटर 5 रुपए के कर लो और यहां पर थोड़े से रिजर्व भी कर दो, रिजर्व 5 रुपए, 15 और 10 25, ये है बैलेंस शीट। तो अगर मैं बुक वैल्यू बोलूं तो बुक वैल्यू कैसे निकलेगी, टोटल एसेट 25 माइनस टोटल लाइबिलिटी है 5, तो बुक वैल्यू निकलेगी 15 डिवाइडेड बाई मैं कर दूंगा 1 लाख, तो 15 रुपए आ गई बुक वैल्यू। नेहा जी समझ में आया? नेहा नहीं, सॉरी नेहा जी थी, हाँ नेहा जी समझ में आ गई बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को नेटवर्थ भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं। अब अगर इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो यहाँ लिखी होती है 10 रुपए। फेस वैल्यू क्या है इसके अंदर? 10 rupees. ये कहीं से कैलकुलेट नहीं होती है, बैलेंस शीट में लिखी होती है। जितने रुपए का शेयर हमने रजिस्ट्रेशन करते समय उसका एक नाम रख दिया कि शेयर 10 रुपए का है, 10 रुपए उसका कभी यूज नहीं होगा उसका कभी भी, लेकिन वो 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर है, तो फेस वैल्यू आपको बैलेंस शीट में लिखी हुई मिलती है, कहीं से कैलकुलेट नहीं होती, इसे बोलते हैं फेस वैल्यू। बुक वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। और मार्केट प्राइस होती है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में उसका रेट चल रहा है, मान लो 12 रुपए 50 पैसे चल रहा है। ये कहां से मिलेगी? ये NSE BSE पे जो शेयर ट्रेड होता है वहां से एक रेट निकल कर आता है, उसे बोलते हैं उसकी मार्केट प्राइस। 3 तरह की वैल्यू होती है, नेटवर्थ या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू या बुक वैल्यू, वो मैंने आपको बता दिया कैसे निकलती है, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी करके फॉर्मूले से। फेस वैल्यू यहाँ लिखी होती है और मार्केट प्राइस आपको स्टॉक एक्सचेंज से मिलती है, वो कैलकुलेट नहीं हो सकती है, दो चीजें, बस कैलकुलेट तो खाली बुक वैल्यू ही होती है। नेहा जी क्लियर? और किसी को कुछ? नेहा जी आप बोलिए पहले। सर मैं बताऊं, एक्सप्लेन करूं? हाँ हाँ बोलिए। सर बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों सेम होती है। बुक वैल्यू की फॉर्मूला होती है बुक एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ठीक है। और फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, जो है एज पर जैसे 10 रुपीज फेस वैल्यू वही होगा। कभी कभी चेंज हो जाते हैं, और स्प्लिट कर देते हैं, 10 का शेयर 5 बना देते हैं, तो स्प्लिट कर देते हैं, 10 का शेयर 5 का हो जाता है। 5 हो जाता है। और एक होता है सर, और एक मार्केट प्राइस, और मार्केट वैल्यू। हाँ मार्केट वैल्यू की एक बार क्या पता है सर? NSE BSE पे ट्रेड होती है मार्केट पे, हाँ NSE BSE. शेयर मार्केट में जो वैल्यू चल रही है मार्केट में, शेयर मार्केट होती है, उस वैल्यू को बोलते हैं मार्केट वैल्यू। हाँ शेयर मार्केट पे जो था। हाँ जी, इसके अलावा कोई क्वेरी ले रहे थे दूसरे बंदे, वो बोलिए। सर एक फॉर्मूला था, दैट वाज टोटल एसेट्स प्लस रिजर्व माइनस लायबिलिटीज, वो इंट्रिंसिक वैल्यू टोटल एसेट नहीं था वो भी बता रहा हूँ क्या था, टोटल कैपिटल था वो भी बता रहा हूँ। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ, मैंने इसका कैपिटल का फॉर्मूला बताया था, सीखा नेटवर्थ का। नेटवर्थ या फिर बुक वैल्यू कैपिटल जो कि है यहाँ पर 10 रुपए, प्लस रिजर्व जो कि है यहाँ पर 5 रुपए, और माइनस एक्सपेंडिचर। अगर कोई होता तो एक्सपेंडिचर इधर लिखा होता है, अगर होता तो, वो है नहीं इसलिए कुछ नहीं, तो इसका आंसर यहाँ से भी 15 ही आएगा। तो उसके दो फॉर्मूले हैं, एक तरीका तो ये है कि भाई टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी लेस कर दो, दूसरा फॉर्मूला है बची हुई चीजें ऐड कर लो, तो बात तो एक ही है ना भाई। या तो दिस इज आल्सो दिस, ये भी फॉर्मूला इंट्रिंसिक वैल्यू का ही हुआ ना, हाँ, बुक वैल्यू का। फॉर्मूला इंट्रिंसिक वैल्यू के ही है। इंट्रिंसिक वैल्यू के दो फॉर्मूले हैं, एक एसेट्स माइनस लायबिलिटी और दूसरा ये कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस एक्सपेंडिचर।